नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मूवी क्लैरिटी चैनल पर। आज की ये फिल्म है स्लीप वॉकर, जो पूरे इंटरनेट पर पहली बार रिलीज हुई है। ये फिल्म पारंपरिक हॉरर मूवीज की तरह आपको सीधे कोई भयानक राक्षस या डरावना चेहरा नहीं दिखाती, बल्कि निर्देशक ने कैमरा और सीन ट्रांजिशन के जरिए ऐसी रहस्यमयी और डूबा देने वाली सस्पेंस फील बनाई है कि आप खुद समझ नहीं पाते कि कौन सा सीन सपना है और कौन सा हकीकत। कभी कभी बस एक पल में, एक मोड़ पर सामने वाला इंसान कोई और ही बन जाता है। कई जगहों पर तो आपको इंसेप्शन जैसी फील आने लगती है। खासकर कैमरा मूवमेंट और सीन ट्रांजिशन का जो कॉन्ट्रास्ट है वो वाकई में दिल दहला देने वाला है। कहानी शुरू होती है एक खामोश और स्याह रात से। सारा अपने बिस्तर पर लेटी हुई होती है, तभी अचानक उसकी बेटी धीरे धीरे कंबल के अंदर गायब होने लगती है। घबराई हुई सारा तुरंत कंबल उठाकर देखती है। अभी अभी तो बेटी उसके पास सो रही थी, फिर अचानक वो कहां चली गई। सच्चाई जानने के लिए सारा जल्दी से नीचे भागती है, लेकिन लिविंग रूम में पहुंचते ही वो सन्न रह जाती है। वहां उसकी बेटी मौजूद होती है और अपनी उंगलियों से खेल रही होती है। सारा घबराते हुए बेटी से पूछती है कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन जवाब में बेटी उल्टा उसी से पूछती है, माँ क्या आप भूलने लगी हैं? ये सुनकर सारा और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। तभी उसकी नजर अपनी उंगलियों पर पड़ती है, जहां आम इंसान से ज्यादा पूरे 7 उंगलियां होती हैं। और जैसे ही वो दोबारा बेटी की ओर देखती है, सीन अचानक बदल जाता है। दरअसल वो सब कुछ एक सपना था, या यूं कहें कि ये सिर्फ सपना नहीं बल्कि स्लीप वॉकिंग थी। असल जिंदगी में सारा अपने शहर की एक मशहूर पेंटर हुआ करती थी। उसकी जिंदगी में उसके 2 प्यारे बच्चे थे, जिन्हें देखकर हर कोई जलता था। लेकिन एक भयानक सड़क हादसे ने सब कुछ बदल दिया। उस एक्सीडेंट में उसकी बेटी की मौत हो जाती है और उसका पति अस्पताल में कोमा में चला जाता है। अब सारा के पास सिर्फ उसकी यादें बची हैं। वो हर दिन बेटी के खाली कमरे को देखकर खुद को संभालने की कोशिश करती है। उसकी माँ उसे समझाती है कि जिंदगी में आगे बढ़ना जरूरी है, क्योंकि मरे हुए लोग वापस नहीं आते। लेकिन सारा की परेशानी सिर्फ यादों तक सीमित नहीं है। बेटी की मौत के बाद से उसके आसपास अजीब अजीब घटनाएं होने लगी हैं। हालांकि अगर बात सिर्फ इतनी होती तो शायद वो इसे नजरअंदाज कर देती, लेकिन इसके बाद जो होता है वो वाकई में रूह कंपा देने वाला है। एक दिन सारा अपनी कार से अस्पताल जाती है अपने कोमा में पड़े पति से मिलने, लेकिन रास्ते में एक पल के लिए जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसका पति अचानक उसके ठीक पीछे खड़ा दिखाई देता है। डर के मारे जब वो दोबारा पलटती है तो वहां कुछ भी नहीं होता। अगर ये सारी अजीब घटनाएं सिर्फ बेटी की मौत की वजह से हो रही थी, तो फिर पति क्यों दिखाई दे रहा है? आखिर ये सब सपना है या हकीकत? इन्हीं सवालों के साथ सारा अस्पताल पहुंचती है। वहां वो अपने पति को देखती है, जो पिछले 6 महीनों से बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। सारा उसे देखते हुए खुद से सवाल करती है कि कोमा में वो क्यों नहीं है, और वहीं वो अपने पति से नफरत भी करने लगती है। उसका मानना है कि अगर उस दिन गाड़ी पति नहीं चला रहा होता तो शायद उसकी बेटी आज जिंदा होती। और इसी गुस्से और शिकायतों के बीच अचानक पति की बहन पीछे से आ जाती है। इन दोनों के रिश्ते पहले से ही ठीक नहीं थे, और जब बहन सारा को अपने भाई को दोष देते हुए सुनती है तो वो तुरंत पलटकर सारा पर ही आरोप लगाने लगती है। वो कहती है, मुझे सब पता है कि तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया है, उसी ने मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद की है। ये सुनकर सारा पूरी तरह से हैरान रह जाती है। उसे तो लग रहा था कि वो खुद इस सब में पीड़ित है। दरअसल इस परिवार में दरारें बहुत पहले से थीं। बाहर से ये लोग एक खुशहाल परिवार का दिखावा करते थे, आम लोगों से भी ज्यादा प्यार और अपनापन दिखाते थे, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। एक बार एक बर्थडे पार्टी के बाद जब दोनों गंदगी साफ कर रहे होते हैं, तभी दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। सारा ताने मारते हुए कहती है कि उसे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहिए। पति ये सुनकर चौंक जाता है। उसे लगता है कि सारा बेवजह शक कर रही है। वो समझाने की कोशिश करता है कि उसकी सेक्रेटरी के साथ सिर्फ काम का रिश्ता है, लेकिन सारा उस पर भरोसा नहीं करती। वो और ज्यादा तंज कसती है, जिससे माहौल और ज्यादा जहरीला हो जाता है। आखिरकार पति खुद को बेगुनाह साबित करते करते टूट जाता है। पति के इस तरह बिखरने से सारा डर जाती है और गुस्से में आकर वो सीधे तलाक की बात कह देती है। ये सुनते ही पति साफ तौर पर नाराज हो जाता है। वो कहता है, मैं दिन रात मेहनत करके इस घर को संभालता हूँ और तुम मुझसे तलाक की बात कर रही हो। उधर सारा भी खुद को पीड़ित मानती है। वो कहती है, तुम मेहनत तो करते हो, लेकिन तुम्हारा गुस्सा काबू में नहीं रहता। जैसे ही झगड़ा होता है तुम मुझ पर हाथ उठाते हो। सारा आगे बताती है कि उसने सबूत के तौर पर सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रखा है। अगर मामला कोर्ट तक गया तो दोनों बच्चे उसी के पास रहेंगे और पति को खाली हाथ घर छोड़ना पड़ेगा। हालांकि सारा की योजना सुनने में तो सही लगती है, लेकिन पति इसे मानने वाला नहीं था। झगड़ा धीरे धीरे और बढ़ता गया। बातों से शुरू हुई लड़ाई अब हाथापाई में बदल चुकी थी। इसी दौरान पति सारा के हाथ से मोबाइल छीन लेता है
वो किसी भी कीमत पर न तो अपनी पूरी संपत्ति खोना चाहता है और न ही अपने बच्चों की कस्टडी। और इसी वजह से वो एक ऐसा कदम उठाने का फैसला करता है। वो छोटे हथौड़े की तलाश करता है, क्योंकि अगर ऐसा कर दिया जाए तो फिर कोई भी इस परिवार को तोड़ नहीं पाएगा। और सारा ने जो अभी बच्चों की कस्टडी छीनने की योजना की बात कही थी, यही वजह थी कि पति की बहन उसके प्रति इतनी ज्यादा दुश्मनी रखती थी। सारा अब इस बहन से और उलझना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो हर हाल में सिर्फ अपने सगे भाई का ही पक्ष लेती थी। इसीलिए सारा गाड़ी उठाकर शहर से बाहर एक सुनसान इलाके की ओर निकल जाती है। उसका मकसद बस इतना था कि किसी ऐसी जगह जाकर थोड़ी देर अकेले में खुद को संभाल सके। लेकिन कुछ देर खामोशी में बैठने के बाद अचानक एक अजीब घटना घटती है। पीछे मुड़ते ही उसका पति फिर से उसके पीछे खड़ा दिखाई देता है। अब सवाल यह है कि यह वाकई में हो रहा है या फिर सारा दोबारा स्लीप वॉकिंग कर रही है। सारा धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर पीछे देखती है, लेकिन इस बार वहां कुछ भी नहीं होता। और फिर रात होती है और डर इससे भी आगे बढ़ जाता है। घर में तीनों लोग साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, लेकिन बेटा एकदम चुपचाप होता है और ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा होता। दादी मजाक में पूछती हैं, क्या मोबाइल हाथ में हो तभी खाना खाया जाता है? लेकिन बेटा फिर भी कोई जवाब नहीं देता। लीसा उसे जल्दी से कहती है कि दादी के सवाल का जवाब दो। लेकिन तभी बेटे के मुंह से जो बात निकलती है वो वहां बैठे हर इंसान को डरा देती है। वो कहता है, पापा तो मेरे साथ थे। ये सुनते ही सब चौंक जाते हैं, क्योंकि पिता तो अस्पताल में भर्ती हैं, फिर वो उसके साथ कैसे हो सकते हैं? बेटा तुरंत सफाई देता है कि वो सब कुछ उसके सपने में हुआ था। ये सुनकर दोनों थोड़ा राहत की सांस लेते हैं। फिर उससे पूछा जाता है कि सपने में आखिर हुआ क्या था? तो बेटा बताता है कि पापा उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे। यहीं पर कैमरा लिसा के चेहरे पर टिकता है। ध्यान से देखें, उसके होंठ हल्के से हिलते हैं। और यही बात दिलचस्प है, क्योंकि इसका मतलब है कि लिसा अंदर ही अंदर घबरा जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि माता पिता के बीच चल रही कस्टडी की लड़ाई आखिर बच्चे के सपने में कैसे आ गई। दरअसल उस दिन जब सारा और उसका पति लड़ रहे थे तो बेटा चुपचाप पीछे छिपा हुआ था और उसने सब कुछ देख लिया था। अब कहानी को वापस मुख्य लाइन पर लाते हैं। माँ बेटे को एक तरीका बताती है ताकि उसे बुरे सपने ना आए। वो कहती है, अगर सोने से पहले अपनी उंगलियां गिन लोगे तो नींद अच्छी आएगी। बेटा इस बात पर पूरा भरोसा कर लेता है और तुरंत ऊपर अपने कमरे में सोने चला जाता है। लेकिन सारा अब भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं होती। वो खुद ऊपर जाकर बेटे को देखने जाती है। जब उसे लगता है कि बेटा अब डर नहीं रहा तो वो उसके कमरे से बाहर निकल आती है और अपने बेडरूम की ओर बढ़ती है। लेकिन तभी एक और डरावनी चीज होती है। सीढ़ियों पर अचानक एक परछाई दिखाई देती है और वो परछाई सीधे उस दिशा में जाती है जहां उसकी बेटी का कमरा है। सारा तुरंत सतर्क हो जाती है। क्या सच में उसकी मरी हुई बेटी वापस आ गई है? वो बेहद सावधानी से बेटी के कमरे का दरवाजा खोलती है। अंदर का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बेटी के पसंदीदा खिलौने अपने आप घूमने लगते हैं। पूरा कमरा ऐसा लगने लगता है जैसे जिंदा हो गया हो। सारा वहां से भागना चाहती है, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। घबराहट में वो तुरंत अपनी उंगलियों की तरफ देखती है और उसे समझ आ जाता है कि ये असली दुनिया नहीं है। हिम्मत जुटाकर वो फिर से दरवाजे की ओर दौड़ती है और अचानक खुद को उसी सुनसान जगह पर पाती है जहां वो उस दिन खुद को संभालने आई थी। उसके सामने जो कुछ भी होता है वो बिल्कुल असल जैसा लगता है। अब सारा खुद को समझाने की कोशिश करती है कि इन सब कल्पनाओं को छोड़ दे, इन्हें हवा समझे और बस एक कदम आगे बढ़ाए। तभी सीन तेजी से बदलने लगता है। कभी वो गांव के बाहर होती है तो कभी अपने घर में, और इसी उथल पुथल के बीच अचानक उसका बेटा सामने आता है। वो सारा का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती हकीकत में खींच लाता है। सारा सामने खड़े बेटे को देखती है, उसे परखती है। तसल्ली करने के बाद ही उसका दिल थोड़ा शांत होता है। अगले ही दिन सारा एक मनोचिकित्सक से मिलने जाती है। वो अपने साथ हुई सारी घटनाएं एक एक करके डॉक्टर को बताती है, लेकिन अफसोस डॉक्टर खुद को बेबस बताता है। उसका मानना होता है कि सारा की ये हालत बेटी को खोने के गहरे सदमे की वजह से है। हालांकि ये अजीब और बार बार होने वाली स्लीप वॉकिंग की घटनाएं सामान्य मानसिक परेशानी से कहीं आगे की थीं। डॉक्टर बस उसे यही सलाह देता है कि वो अपना मन हल्का रखे और सोच बदल कर देखने की कोशिश करे। इस तरह ये मुलाकात लगभग बेकार ही साबित होती है। उधर सारा की माँ दूसरे तरीके आजमाने लगती है। वो धुआं छोड़ने वाले एक उपकरण को पूरे घर में घुमाने लगती है। सारा ये सब देखकर हैरान रह जाती है। उसे लगता है कि शायद माँ इसे किसी तरह का भूत प्रेत भगाने का तरीका मान रही है। वो बेपरवाही से मुड़कर वहां से चली जाती है। लेकिन सारा को क्या पता था कि जब रात फिर से खामोश होगी तो खिड़की के बाहर उसके बेटे की परछाई दिखाई देगी। सारा उसे रोकने की कोशिश करती है,
लेकिन बेटा उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो सीधा दूसरी मंजिल के प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है। जब तक सारा दूसरे कमरे की खिड़की तक पहुंचती है तब तक बेटा वहां से सीधे नीचे कूद चुका होता है। घबराई हुई सारा तुरंत घर से बाहर भागती है, लेकिन जब वो बंगले के मुख्य दरवाजे तक पहुंचती है तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका बेटा वहां बिल्कुल सुरक्षित खड़ा होता है। खुशकिस्मती से सारा समय रहते पीछे से अपने बेटे को बचा लेती है। शोर शराबे की आवाज सुनकर गहरी नींद में सो रही मां भी जाग जाती है। घर लौटने के बाद सारा बेटे को समझाती है कि अब सब ठीक है, अब कोई स्लीप वॉकिंग नहीं होगी। लेकिन बेटा बताता है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे पापा वापस आ गए हों। सारा सोचती है कि शायद वो अभी भी सपना और हकीकत में फर्क नहीं कर पा रहा है। लेकिन बेटा आगे कहता है, अभी इसी वक्त पापा वापस आ गए हैं, वो मुझे बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके साथ इस घर को छोड़कर चलो। इतना कहते ही घर की लाइटें बार बार झपकने लगती हैं। हवा अचानक भारी और सन्नाटेदार हो जाती है। पूरा परिवार डर के मारे अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। तभी बेटे के मुंह से एक और बात निकलती है। वो कहता है, अंधेरे के बाद मुझे बहन दिखाई दे रही है। अंधेरे में धीरे धीरे बेटी की परछाई उभरने लगती है। सारा ये देखकर सन्न रह जाती है, लेकिन तभी बेटी बोलती है, Help me, please. और अगले ही पल दृश्य वापस हकीकत में लौट आता है। पता चलता है कि अभी जो कुछ भी हुआ वो फिर से एक सपना था। अगले दिन सारा ये सारी बातें अपने बेटे और माँ को बताती है। माँ का मानना होता है कि अब ये स्लीप वॉकिंग साधारण बात नहीं रही, ये उनकी जिंदगी पर गहरा असर डाल रही है। माँ सारा को भरोसा दिलाती है कि वो इस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकालेगी। खाना खाने के बाद माँ सच में एक योजना सामने रखती है। वो बताती है कि उसकी पहचान में एक ऐसा व्यक्ति है जो भूत प्रेत भगाने में माहिर है। अगर उसे घर बुलाया जाए तो शायद इन डरावने सपनों से छुटकारा मिल सके। ये सुनकर सारा को और ज्यादा अजीब लगता है। माँ के इन रहस्यमय तरीकों के मुकाबले सारा को अब भी यही लगता है कि ये सब किसी मानसिक परेशानी का नतीजा है। इसी बीच अचानक फोन बजता है। सारा जैसे ही कॉल उठाती है उसे पता चलता है कि फोन अस्पताल से आया है। पूरा परिवार बिना देर किए सीधे अस्पताल पहुंचता है, लेकिन वहां जो बात बताई जाती है वो और भी डराने वाली होती है। डॉक्टर बताते हैं कि मरीज की हालत गंभीर है। पति के दिमाग में तेजी से सिकुड़न हो रही है, जो लंबे समय तक कोमा में रहने की वजह से हो सकती है। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि हाल के दिनों में हर रात के वक्त उसके दिमाग की तरंगें असामान्य तरीके से उछलने लगती हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उन्होंने ऐसा मामला पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि आमतौर पर कोमा में पड़े मरीजों की ब्रेन वेव्स बिल्कुल स्थिर रहती हैं। ये बातें सुनकर सारा को सब कुछ और भी रहस्यमय लगने लगता है। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर आसपास के लोग भी घबरा जाते हैं। और तभी अचानक बेटा बिना कुछ बोले कमरे से बाहर की ओर दौड़ पड़ता है। शायद डर के मारे वो खुद को संभाल नहीं पाता। सारा तुरंत उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल जाती है। सारा बेटे को समझाती है कि जिंदगी में होने वाली कुछ चीजों को हमें स्वीकार करना सीखना चाहिए, क्योंकि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। और तभी उसी वक्त पति की बहन भी अस्पताल पहुंच जाती है, जो हमेशा घमंडी और सख्त मिजाज रहती थी। आज वो सारा से अकेले में बात करना चाहती है। बेटे और माँ के जाने के बाद वो अपनी बात रखती है, क्योंकि सारा और उसका भाई अभी आधिकारिक रूप से तलाकशुदा नहीं हुए हैं। वो चाहती है कि सारा अभी इलाज बंद न करे। वो कहती है शायद अगर उसके भाई को थोड़ा और वक्त दिया जाए तो मुमकिन है कि वो ठीक हो जाए। इन बातों पर सारा बिना ज्यादा सोचे तुरंत हामी भर देती है। यहीं से दोनों के रिश्ते में थोड़ी नरमी आ जाती है। रात होते ही माँ द्वारा बुलाया गया डर भगाने वाला दोस्त घर पहुंच जाता है। उसे देखते ही सारा मन ही मन हंसती है। उसे बिल्कुल भरोसा नहीं होता कि देखने में ये आदमी किसी ढोंगी से ज्यादा कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत जल्द उसका ये भ्रम टूटने वाला था। कुछ ही देर में वो आदमी रस्म की मोमबत्तियां जला देता है और तभी माँ अपने मन की शंका जाहिर करती है। वो पूछती है, क्या कोमा में पड़े लोग दूसरों के सपनों में भटक सकते हैं? दोस्त शायद मामला समझ चुका था। वो समझाता है कि आत्मा और शरीर असल में अलग अलग होते हैं। दिन के वक्त आत्मा शरीर से जुड़ी रहती है, लेकिन जैसे ही कोई सोता है या मर जाता है, आत्मा शरीर को छोड़कर कहीं और चली जाती है। इसीलिए ये पूरी तरह मुमकिन है कि सारा के पति की आत्मा उसे परेशान कर रही हो। इतना कहकर वो अपने हाथ में पकड़ी एक पेन उठाता है और कागज पर चित्र बनाना शुरू करता है। वो बताता है कि अगर किसी इंसान की एक मोटी सी आकृति भी बना दी जाए तो उसे बातचीत की जा सकती है, या फिर वो उस व्यक्ति पर कब्जा भी कर सकता है। कुछ कुछ पेन घुमाने वाले खेल जैसा। देखने में तो ये सब काफी असरदार लग रहा था,
वो चित्र बनाते हुए मंत्र भी बुदबुदाता रहता है। सारा इस पूरी प्रक्रिया को गौर से देखने लगती है, लेकिन तभी अचानक कमरे की लाइटें तेजी से झपकने लगती हैं, मानो वो आदमी जो कुछ कह रहा था सब सच हो। कमरे में एक अजीब सी हलचल फैल जाती है। What the hell is... Make it stop! और जैसे ही वो हलचल थमती है, हवा अचानक पूरी तरह शांत हो जाती है। तभी खिड़की के पास बेटी की परछाई अचानक उभर आती है। सारा तुरंत अपनी उंगलियों की ओर देखती है। उंगलियों में कोई बदलाव नहीं होता, सब कुछ सामान्य होता है। इसका मतलब साफ था, ये कोई सपना नहीं था, ये सब हकीकत में हो रहा था। इसके तुरंत बाद बेटी और वो दोस्त एक साथ बोलने लगते हैं। वो कहते हैं कि वो शख्स यहाँ आ रहा है, तुम लोगों को तुरंत भागना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। He's almost here. अचानक एक तेज चीख गूंजती है और पल भर में सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन जैसे ही सारा मुड़कर देखती है, उसके पीछे उसका पति खड़ा होता है। एक मंत्र पढ़ा जाता है, हवा दोबारा से सन्नाटे में बदल जाती है। लेकिन सारा अब भी अपनी घबराहट से उबर भी नहीं पाती कि तभी वो दोस्त फिर से पति के कब्जे में आ जाता है। उसके मुंह से पति की ही बातें निकलने लगती हैं। वो दोहराता है कि किसी भी हाल में वो सारा को बेटा नहीं पाने देगा। Leave my son alone! और जैसे ही ये सब खत्म होता है, दोस्त को अचानक सीने में तेज दर्द उठता है। उसकी सांसें रुकने लगती हैं और उसका दिल धड़कना बंद कर देता है। हालांकि ये दोस्त वाकई कुछ काबिलियत रखता था। जब जांच अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं तो उसे बचाना मुमकिन नहीं रहता। मां अधिकारियों को बताती है कि उसे पहले से दिल की बीमारी थी और उसी की वजह से अचानक कार्डियक अरेस्ट हुआ। अगले दिन सारा सुबह सुबह अपनी पेंटिंग प्रदर्शनी में पहुंचती है। वहां एक दोस्त उसे इंडस्ट्री के एक बड़े आदमी से मिलवाता है। लेकिन जब दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी एक कोने से अचानक बेटी की आवाज सुनाई देती है। इस पल के बाद सारा खुद को संभाल नहीं पाती। वो उस बड़े आदमी से और बात करने की हालत में नहीं रहती। बेटी और पति से जुड़े सारे सवाल अब भी अनसुलझे थे, इसीलिए सारा बेटी के पीछे पीछे चल पड़ती है। और यहीं से फिल्म की शुरुआत वाला दृश्य दोबारा सामने आता है। जब सारा बेटी के पास पहुंचती है तो उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन होता है, ये जानने के लिए कि ये सपना है या हकीकत। सारा अपनी उंगलियों की ओर देखती है। उंगलियां बताती हैं कि वो इस वक्त अपने सपने के अंदर है। लेकिन अगले ही पल बेटी अचानक गायब हो जाती है और रोशनी एकदम से बुझ जाती है। एक पलटते ही पति फिर से सामने आ खड़ा होता है। वो बार बार यही दोहराता है कि वो बेटे को अपने साथ ले जाएगा। झगड़े के दौरान पति अचानक सारा की ओर दौड़ता है और यहीं निर्देशक पति की दहाड़ को सारा की चीख के साथ मिला देता है। इसके बाद घूमते हुए कैमरा मूवमेंट के जरिए सपने को हकीकत में बदला जाता है। ये ट्रांजिशन बेहद जबरदस्त और जनहन करने वाला होता है। अब सारा भीड़ के बीच खड़ी होती है, जहां हर नजर उसी पर टिकी होती है। घबराहट में वो वहां से निकल जाती है। घर लौटने के बाद वो अपने अंदर के दर्द को अब और दबा नहीं पाती। अच्छी नींद पाने के लिए वो दवाइयों का सहारा लेती है। लेकिन जैसे ही सारा लेटती है, पति की परछाई लगातार उसके आसपास मंडराने लगती है। दरअसल यहाँ एक गहरी प्रतीकात्मक बात छुपी हो सकती है, जिसकी आगे विस्तार से व्याख्या की जाएगी। और यहीं से कहानी एक नए लॉजिक ब्रांच में प्रवेश करती है। आप लोग ध्यान से देखिए। अगली सुबह होते ही निर्देशक सारा के नशे में डूबे हुए से एक दृश्य को ट्रांजिशन के तौर पर इस्तेमाल करता है। इसी दौरान अचानक फोन बजता है। फोन पति की बहन का होता है। वो कहती है कि वो चाहती है उसका भाई जल्दी अपनी तकलीफ से मुक्त हो जाए। ये बात थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि वही बहन जो पहले सारा से कहती थी कि पति को जागने के लिए थोड़ा और समय देना चाहिए, अब अचानक ये क्यों कह रही है कि उसके भाई की ऑक्सीजन सपोर्ट जल्दी बंद कर दी जाए। बेशक इस वक्त सारा बहन की बात से सहमत होती है, क्योंकि वो खुद भी काफी समय से इस दर्द के साथ जी रही है। लेकिन ये सारी बातें सुनकर माँ का रवैया अचानक बदल जाता है। वो एक अजीब सा सवाल उठाती है। वो कहती है, क्या तुमने ये सोचा है कि अगर ऑक्सीजन बंद करने से वो और ज्यादा ताकतवर बन गया तो? सारा इस सवाल से पूरी तरह उलझ जाती है। उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। लेकिन जब ये हालात जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित करने लगे तो भला किस तरह का विकल्प बचता है? ऑक्सीजन बंद करनी चाहिए या नहीं? इसी बात को लेकर माँ और बेटी के बीच एक बहस हो जाती है। परेशान होकर सारा घर से बाहर निकल जाती है ताकि थोड़ा मन हल्का कर सके। और तभी सीन अचानक कट होकर गहरी रात में पहुंच जाता है। सारा गाड़ी चला रही होती है। वो घर लौटकर और ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहती, इसीलिए वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त को फोन करती है और उसे बाहर मिलने का न्योता देती है। लेकिन दोस्त की बात सुनते ही सारा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। Sarah, honestly,
I don't think you should be driving a car while you're sleeping. वो एकदम से सन्न रह जाती है। वो फिर से अपनी उंगलियों की ओर देखती है और इस बार उंगलियां लगातार बढ़ने लगती हैं। सारा के लिए ये नजारा हैरान कर देने वाला होता है। इसके बाद गाड़ी टकराती है और निर्देशक तुरंत दृश्य को बेहोशी की हालत में बदल देता है। यहां एक बात ध्यान देने वाली है, दूसरे सीन में जो बड़ा ट्रक टकराने ही वाला होता है वह दरअसल बेहोशी के ट्रांजिशन शॉट के जरिए दिखाया गया है। अब कहानी आगे बढ़ती है। अगले ही दिन सारा घर में खड़ी ये तय कर रही होती है कि बाहर जाने के लिए कौन से कपड़े पहने। इसी दौरान माँ बाहर से जल्दी जल्दी घर में आती है। अब सारा पूरा मन बना चुकी होती है कि वो अस्पताल जाकर ऑक्सीजन सपोर्ट बंद करवा देगी, लेकिन इस बार माँ का व्यवहार फिर से अलग होता है। वो अब पहले की तरह इस फैसले का विरोध नहीं करती, बल्कि कहती है शायद ऑक्सीजन बंद करने से सब कुछ बेहतर हो जाए। कुछ ही पलों में दृश्य अस्पताल में पहुंच जाता है। वहां सारे रिश्तेदार और जान पहचान वाले इकट्ठा हो चुके होते हैं। सारा डॉक्टर की ओर बस एक नजर देखती है और उसी इशारे पर डॉक्टर ऑक्सीजन सपोर्ट बंद कर देता है। उसी पल पति की हार्ट मॉनिटर लाइन सीधी हो जाती है। अब आगे जो होने वाला है वो किस ओर इशारा करता है। रात होते ही सारा वापस घर लौट आती है, लेकिन वो अब भी सो नहीं पाती। वक्त काटने के लिए वो बस टीवी चालू करके उसे देखती रहती है। लेकिन तभी दूसरी मंजिल से अचानक जोरदार आवाज आती है। सारा आवाज की दिशा में दौड़ते हुए ऊपर पहुंचती है। उसे लगता है कि शायद बेटे के कमरे से कोई आवाज आई होगी, लेकिन दरवाजा खोलते ही वो देखती है कि बेटा तो आराम से अपने बिस्तर पर सो रहा है। सारा पूरी तरह उलझ जाती है और तभी पीछे लगे शीशे से एक आवाज आती है। अचानक उसका पति सामने आ खड़ा होता है। सारा उसे देखकर सन्न रह जाती है। पति उसकी आंखों के सामने ही बेटे को गोद में उठाकर कमरे से बाहर ले जाता है। सारा घबराकर उसके पीछे पीछे दौड़ती है। This is your fault. लेकिन बेटी लगातार सारा को दोष देती रहती है। उसे लगता है जैसे बेटी अब अपनी मां से नफरत करने लगी हो। क्या वो सारा से नाराज है कि उसने अपने भाई की ठीक से हिफाजत नहीं की और पिता उसे अपने साथ ले गया? सारा बार बार माफी मांगती रहती है। तभी अचानक सीढ़ियों से बेटे की मदद की आवाज आती है। सारा तुरंत सीढ़ियों की ओर भागती है, लेकिन तभी बेटे की आवाज छत की ओर से आने लगती है। सारा जैसे ही छत की ओर जाने वाली होती है, पीछे से पति अचानक प्रकट होता है और उसे रोक लेता है। और इसी पल पति की आवाज और मां की आवाज एक साथ गूंजने लगती है। दृश्य कभी सपने में बदलता है तो कभी हकीकत में। एक झटके में सारा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और धक्का लग जाता है। मां सीधे सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। मां पहले ही काफी बुजुर्ग थीं। सीढ़ियों से गिरने की ये एक साधारण सी चोट भी उनकी जान ले लेती है। जांच के लिए आए अधिकारियों से सारा कह देती है कि ये सब गलती से फिसलने की वजह से हुआ। अगले दिन सारा पार्क की एक बेंच पर बैठी रिश्तेदारों और परिचितों को फोन करके अंतिम संस्कार की सूचना देती है। फोन रखने के बाद वो गहरे अपराध बोध में डूब जाती है और इसी दर्द भरे माहौल के साथ फिल्म की मुख्य कहानी यहीं खत्म हो जाती है। क्या आपको ये अंत अचानक और अधूरा लगा? तो अब असल रहस्य को सुलझाने का वक्त है। अब कहानी हमें थोड़ा पीछे ले जाती है, एक हालिया क्रिसमस की रात पर। सारा ने त्योहार के लिए एक शानदार डिनर तैयार किया होता है और उसके साथ मेज पर उसका पति भी बैठा होता है। लेकिन सवाल यह है, जब दोनों के बीच पहले ही सब कुछ बिगड़ चुका था तो वो साथ क्यों बैठे थे? हकीकत ये थी कि दोनों अच्छी तरह जानते थे कि अब उनका रिश्ता सिर्फ दिखावा रह गया है। बच्चों के सामने वो एक खुशहाल परिवार बनने की अदाकारी कर रहे थे। असल जिंदगी में वो पहले ही अलग अलग रहना शुरू कर चुके थे। और तभी सारा कहती है, इस आखिरी डिनर को खुलकर एंजॉय कर लो। पति ये सुनते ही अचानक अपना रंग बदल लेता है। शुरुआत में वो गिड़गिड़ाने लगता है, दोबारा परिवार में लौटने की भीख मांगता है, लेकिन सारा उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं करती। उसे डर होता है कि कहीं फिर से मारपीट न शुरू हो जाए। वो लगातार पति के पुराने गुस्सैल रवैये और हाथ उठाने की घटनाओं को दोहराने लगती है। सारा सबसे पहले बच्चों को कहती है कि अपना खाना लेकर ऊपर कमरे में जाकर खाएं। उसका इरादा था कि पति से अकेले में कुछ बातें कर ली जाएं और शांति से अलग हो जाया जाए। लेकिन जैसे ही सारा ये कहती है कि अगर आपसी बातचीत से मसला हल नहीं हुआ तो फिर अदालत का रास्ता ही बचेगा, पति की आंखों में नफरत साफ झलकने लगती है। मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये कहते ही वो फिर से मुट्ठी भींच लेता है, खड़ा होता है और पलटकर हमला करने लगता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि उसने इतने साल इस परिवार के लिए कितनी मेहनत और कुर्बानी दी है,
सारा अब ये बातचीत और आगे नहीं बढ़ाना चाहती, लेकिन पति आज ही सब कुछ फैसला करना चाहता है और इस तरह दोनों की बहस तेज होती चली जाती है। सारा डर जाती है कि कहीं पति उस पर हाथ न उठा दे। वो चेतावनी देती है कि अगर वो अभी नहीं गया तो वो तुरंत पुलिस को फोन कर देगी। ये देखकर कि सारा इस बार वाकई गंभीर है, पति धीरे धीरे शांत हो जाता है। मजबूरी में कड़ी फटकार सुनने के बाद वो मुड़कर घर से बाहर चला जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गाड़ी में बैठने के बाद पति जितना सोचता है उतना ही खुद को ज्यादा अपमानित महसूस करता है और इसी गुस्से में वो दूसरी मंजिल की बालकनी के रास्ते दोबारा घर में घुस आता है। वो चुपचाप बेटी के कमरे में जाता है, फिर अपने फोन में एक तस्वीर दिखाता है। ये तस्वीर चिड़ियाघर में मौजूद घोड़े की होती है जो बेटी को बहुत पसंद थी। वो बेटी को बहलाते हुए कहता है कि कल वो उसे वहां घुमाने ले जाएगा, लेकिन माँ इसकी इजाजत नहीं देगी। इसीलिए आज ही रात उसे अपने साथ ले जाना होगा और कल चुपचाप माँ से छिपाकर घुमाने ले जाएगा। नन्ही सी बेटी पिता की बातों में आ जाती है और उसके साथ कमरे से बाहर निकल जाती है। जाने से पहले वो बेटे के कमरे के बाहर भी रुकता है, लेकिन बेटे को उसकी मीठी बातों की सच्चाई समझ में आ जाती है। बेटा अपनी माँ के ज्यादा करीब होता है, इसलिए पति मजबूरन सिर्फ बेटी को ही अपने साथ ले जाता है। इधर सारा को इन सब बातों की कोई खबर नहीं होती। वो जैसे ही पानी उबालने जाती है उसे अपने हाथों पर लाल रंग के कई निशान दिखाई देते हैं। ये सीन बेहद गहरा प्रतीकात्मक है। हो सकता है ये इस बात की ओर इशारा करता हो कि सारा के भी कुछ छुपे हुए राज हैं, या फिर उसके हाथ भी किसी गुनाह से दागदार हो चुके हैं। वो हाथों को बार बार धोती है, लेकिन दाग किसी भी तरह मिटते नहीं। उधर दूसरी तरफ बेटी को लेकर गाड़ी चला रहा पति अचानक बेहद सुस्त महसूस करने लगता है। उसे नींद घेरने लगती है, यहाँ तक कि बगल में बैठी बेटी भी घबरा जाती है। और इसी दौरान पति को आखिरकार ये एहसास हो जाता है कि ये सब सारा की ही साजिश थी। दरअसल सारा ने रात का खाना बनाते वक्त ही खाने में कुछ मिला दिया था। अब पति पूरी तरह से अपने मानसिक संतुलन पर काबू खो चुका था। कैमरा कार एक्सीडेंट से सीधे उस सीन पर कट होता है जहां सारा अपने हाथों को धोने की कोशिश कर रही होती है। उसी वक्त अचानक बेटा सामने आता है और उसे याद दिलाता है कि पापा बहन को अपने साथ ले गए हैं। सारा जैसे ही कमरे में दौड़कर पहुंचती है, वहां कोई भी मौजूद नहीं होता। कमरा पूरी तरह खाली होता है। इस पल सारा पूरी तरह टूट जाती है। उसका इरादा सिर्फ पति को खत्म करने का था, ताकि रोज रोज की मारपीट से छुटकारा मिल सके या फिर इस उलझी हुई तलाक की लड़ाई से आजादी मिल जाए। लेकिन उसने कभी भी अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा तक नहीं था। आगे आने वाले इन दृश्यों में हमें बहुत कुछ समझने को मिलता है। क्या ये सीन आपको जाना पहचाना नहीं लगता? जब सारा अपनी सहेली को घूमने के लिए बुलाती है, तब जो सपने में कार टकराने वाला सीन था और अब जो असल ड्राइविंग दिखाई जा रही है, दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार ये टक्कर हमेशा के लिए है। कैमरा सीधे एक्सीडेंट की जगह पर पहुंचता है। सारा गाड़ी के अंदर घायल शरीर के साथ खुद को संभालने की कोशिश कर रही होती है और वो अब भी ये जांचने की कोशिश करती है कि ये सब सपना है या हकीकत। वो अपनी उंगली उठाकर देखती है। इस बार कोई भी असामान्यता नहीं होती और यहीं पर फिल्म का अंत हो जाता है। अब अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो उस वक्त किए गए इशारों का मतलब साफ होने लगता है। मैंने पहले ही कहा था कि कहानी यहीं से दो हिस्सों में बंटती है। डायरेक्टर सबसे पहले नशे की हालत के जरिए सारा की अस्थिर मानसिक स्थिति को दिखाता है। इसके बाद पति की बहन के जरिए कहानी का एक और पर्दा उठता है। संभव है बहन को भी भाई के सपनों का असर महसूस हुआ हो और भाई की मदद करने का उसका तरीका ऑक्सीजन हटवाना बनता है। अब माँ वाली कहानी की लाइन देखें। माँ शुरुआत में ऑक्सीजन हटाने के सख्त खिलाफ होती है। झगड़े के बाद सारा घर छोड़कर थोड़ा सुकून पाने निकलती है, लेकिन सवाल यह है कि अचानक सीधे रात कैसे हो जाती है और ठीक उसी समय सपनों की दुनिया क्यों शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि अगले ही दिन माँ का रवैया बदल जाता है। अब वही माँ सारा को ऑक्सीजन हटाने के फैसले में समर्थन देने लगती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब कुछ उसी रात के बाद शुरू हुआ हो जिस रात डायरेक्टर ने नशे और मानसिक अस्थिरता का संकेत दिया था? क्या उसके बाद से सारा के साथ जो भी हुआ वो सब एक सपने के अंदर ही घट रहा हो? अब हम कहानी के सबसे अहम एंड क्रेडिट सीन की बात करते हैं, जब सारा बेटी के कमरे में जाती है और फिर घबराहट के बीच सीधे ड्राइविंग वाले सीन पर कट हो जाता है। मैंने पहले ही आप सभी को इशारा किया था कि ये ड्राइविंग वाला सीन पूरी तरह उसी रात के सीन से मेल खाता है जब सारा मन बहलाने के लिए घर से निकली थी। यहाँ सिर्फ गाड़ी चलाने का सीन ही नहीं, बल्कि सारा ने जो कपड़े पहने होते हैं वो भी बिल्कुल वही होते हैं। उस रात सीन बेहोशी पर खत्म होता है और उसके बाद डायरेक्टर अंधेरी लाइटिंग का इस्तेमाल करके जानबूझकर सारा के कपड़ों को छुपा देता है ताकि दर्शकों को ये लगे कि सपना खत्म हुआ और कहानी हकीकत में लौट आई है, जबकि असल में हो सकता है कि उसी रात से सारा एक गहरी नींद की दुनिया में फंस चुकी हो।
खैर, एक फिल्म और उसकी 100 व्याख्याएं हो सकती हैं। आज की कहानी यहीं पूरी होती है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो अपने सपोर्ट से हौसला बढ़ाइए। हम अगली कहानी में फिर मिलेंगे।